नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 बड़ा इतिहास का बड़ा काला ही दिन रहा है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको कहीं कहीं नरसंहार भी बोला जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार। दोस्तों, जलियांवाला नरसंहार या फिर हत्याकांड कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन से प्रक्रम रहे, कौन कौन से चीज़ें इसके पीछे चल रही थी, और ऐसा कौन सा व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति, जो कि मुखबिर के रूप में अंग्रेजों तक ये खबर पहुंचाता है कि अ, अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में क्या हुआ था, इसके पीछे क्या क्या वजह रही थी, और इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की क्या क्या वजह रही, क्या क्या चीज़ें चली हैं, इसको पूरे अच्छे से समझेंगे और डिटेल से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोरपाल और आप देख रहे हैं ग्रेट पाठशाला। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ेंगे, और ये दो दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हमको आज़ादी के जो हमारे उच्च आदर्श हैं, किस तरीके से हमारे पूर्वज लड़े थे और हमको आज़ाद कराया था, उन चीज़ों को हमें याद रखने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमें एक परीक्षा की दृष्टि से भी उसको पढ़ने की आवश्यकता है। दोनों ही दृष्टि महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल बात 1916 की है, जब महात्मा गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं। तो 1916 से को आने से पहले मैं वहाँ की स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि राजकुमार शुक्ल हैं वो महात्मा गांधी से क्यों मिलते हैं। दरअसल ये दक्षिण अफ्रीका में होते हैं महात्मा गांधी, तो वहाँ पर एक आंदोलन चलाते हैं जब इनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। इनको भारतीय या फिर काला बोल के इनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। तब वहाँ पर आंदोलन चलाते हैं और उस मुकदमे को इंग्लैंड तक लेके जाते हैं, और इंग्लैंड में अंग्रेज़ों को हराकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मंगवाते हैं। ठीक है, ऐसे में बहुत चर्चित हो जाते हैं। उसके बाद में ये इंडिया जाते हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ल इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर 1917 की बात होती है, और वहाँ पर नील की खेती को लेकर कुछ आंदोलन चालू होते हैं। ठीक है, नील की खेती लेकर चर्चा ये थी कि जो जमींदार थे वहाँ के, बिहार में चंपारण, जो कि पहला सत्याग्रह रहा था भारत में, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, तो वहाँ पर जमींदारों द्वारा किसानों से बोला जाता था कि 3 कट्ठे यानी कि 3 कट्ठे ज़मीन आप रिजर्व रखेंगे नील की खेती करने के लिए। अंग्रेज जमींदारों से डील करते थे, और जमींदार किसानों से ज़बरदस्ती खेती कराया करते थे। बड़ा परेशान हो गए थे किसान, और किसानों को नील की खेती करने को विवश किया गया था, और अंग्रेज़ों की फैक्ट्री वहाँ बंद होने की कगार पे थी। तो ऐसे में नील की खेती नहीं हो रही थी, और किसानों ने जमींदारों से कहा कि जमींदार जी, हमारी ज़मीन को वापस किया जाए। जमींदार जी बोले कि भाई पैसा लाओ इसके लिए, तब वापस होगी। तो ऐसे में उन्होंने हड़ताल शुरू की, और हड़ताल का भी एक कानून बना रखा था। अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये बुड़बक नहीं थे, बड़ा चालाक व्यक्ति थे। इन्होंने जो डीएम एसडीएम बैठा रखा था, वो भी अंग्रेज अधिकारी था। ऐसे में इन्होंने एक नियम बना रखा था कि आप हड़ताल करेंगे तो आप 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे में ही आप धरना प्रदर्शन कर लीजिएगा, उसके बाद में आप पर मुकदमा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ के राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को जानते थे, उन्होंने नाम सुना था। तब गांधी जी को लेकर आते हैं, और गांधी जी को मनाकर जब लाते हैं तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी जी बड़ा जिद्दी टाइप के इंसान थे। गांधी जी वहाँ पर अनशन पर बैठ जाते हैं, और एसडीएम और डीएम के दांत खट्टे हो जाते हैं। भाई, ये तो सुबह से लेकर शाम तक नहीं उठा, हमने 2 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इनको देखते हुए पूरे और भी जो चंपारण के ज़िले के आसपास के जो लोग थे, वो भी इकट्ठे होने के लिए आ जाते हैं, और हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो संघ में शक्ति होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से संघ इनका बनता चला जा रहा था। और हुआ क्या कि अंग्रेजों को इन गांधी जी की बात माननी पड़ी। ठीक है, उनको किसानों को ज़मीन वापस देनी पड़ी। अब अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, वो भी बुड़बक नहीं थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, उस चीज़ का, गांधी जी का फ़ायदा 1914 से लेकर 1918 के, जो कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय उठाया। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो अंग्रेजों ने जहां चंपारण में एक बात बोली थी गांधी जी से कि गांधी जी, हमने ये बात मान ली आपकी, लेकिन आपको भी हमारा एक काम करना पड़ेगा। गांधी जी बोले क्या? गांधी जी उस समय बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। ठीक है, हालांकि पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन सीधे सच्चे इंसान थे, उनको मूर्ख बना दिया गया। ठीक है,
गांधी जी को बोला जाता है कि आप अपने सैनिक, क्योंकि जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, उस समय विश्व युद्ध में जूझ रहा था और ये दो तरीके से जूझ रहा था। एक तो भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों से लड़ रहा था, दूसरा ये प्रथम विश्व युद्ध में पूरे वर्ल्ड वार में उलझा हुआ था। ऐसे में इनके पास में सैनिकों की भी कमी हुई और ऐसे में इनको खाने के राशन की भी ज़रूरत हुई, रुपया पैसा की भी ज़रूरत हुई। यहाँ मदद कहाँ से मिलती है? इंडिया से। इंडिया से महात्मा गांधी जी को मोहरा बनाकर इनका मोहरा बनाया जाता है और बोला जाता है कि आप अपने यहाँ के सैनिक भेजिए और हम आपको जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको आज़ाद कर देंगे। गांधी जी बड़ा खुश थे। गांधी जी ने भारतीयों को प्रेरित किया सेना में जाने के लिए और मैं आपको बताता चलूं कि लगभग 13 लाख सैनिक प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें भाग लिए ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ब्रिटेन शासित भारतीय सेना। ठीक है, ऐसे में उनको एक बोला गया भारतीयों द्वारा कि सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट गांधी जी को बोला। ठीक है, ये इतिहास की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये लाइन। ठीक, उसके बाद में जब 1918 आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता और ब्रिटेन की विजय हो जाती है, उसके बाद में गांधी जी अंग्रेज के पास में जाते हैं। अंग्रेजों से बोलते हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। ठीक है, और अंग्रेज तो बड़ा चतुर थे, वो तो कौवे जैसे थे, जैसे कौवा चालाकी दिखाता है। ठीक है, अब इन कौवों ने क्या किया, हालांकि गोरे थे, कौवा काला होता है लेकिन वो गोरे थे। इन कौवों ने क्या किया, गांधी जी से बोला हु आर यू, आप कौन हैं, हम तो नहीं जानते। ऐसे में गांधी जी बड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के थे और जिद्दी भी थे। अब गुस्सा हो जाते हैं गांधी जी, बोलते हैं अंग्रेजों से बड़ा शैतान हो, हमने अपना वादा निभा लिया और आप अपने वादे से मुकर रहे हो। अब ये कह के वहीं से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर देते हैं गांधी जी, और जिसका नाम होता है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह जगह जगह पे चालू होते हैं, जिसको मतलब बोल सकते हैं कि देशव्यापी सत्याग्रह। ठीक है, बहुत जगह जगह पे चालू होते हैं और इसी जो सत्याग्रह भारत में चल रहे होते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक रॉलेट सिडनी नाम के व्यक्ति होते हैं, अंग्रेज होते हैं जो कि वकील न्याय से संबंधित होते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक कमेटी, एक कमीशन गठित किया जाता है और जो कि 1918 में ही एक रॉलेट एक्ट पास कर देता है, जिसको काला कानून बोला जाता है, जिसको देश विरोधी कानून बोला जाता है, जिसको आतंकवादी विरोधी कानून बोला जाता है। ये कानून कैसा था कि किसी भी जो आंदोलनकारी है उसको शक के आधार पर आप गिरफ्तार कर लीजिए, ना तो उसकी दलील सुनी जाएगी, ना तो उसको वकील करने का मौका दिया जाएगा, ना तो उसे उच्च, जो कि आज के उच्च न्यायालय हैं, वहाँ पर भी उच्च न्यायालय उस समय होते थे, तो उस समय उच्च न्यायालय में आपको अपील करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, यानी काला कानून ये बोला गया। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। बात आती है कि 6 अप्रैल 1919 की। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इसके जस्ट 2 दिन के बाद में यानी कि 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा बोला जाता है कि इस गांधी को बर्मा भेज दीजिए, यानी काला पानी रंगून भेज दीजिए, जिससे कि होगा क्या, उनको डर था, अंग्रेजों को डर था इस बात का कि ये महात्मा गांधी जो कि पूरे भारत में फेमस हैं, जिन्होंने इतने आंदोलन लड़े और उनको जितवाया और भारतीय इनकी बात मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन हो जाए और हमको मुंह के बल गिरना पड़े। बड़ा चालाक थे, इन्होंने अपनी चालाकी दिखाई। ठीक है, जस्ट 1 दिन के बाद में, यानी कि 9 अप्रैल 1919 की बात होती है, इसका विरोध चल रहा होता। सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में होता है। पंजाब के 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। ठीक है, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो पंजाब के बहुत अच्छे नेता थे, जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल 1919 को। अब इसी गिरफ्तारी के बाद में बात थी 13 अप्रैल 1919 की। ठीक है, बैसाखी का दिन था और बड़े ही बैसाखी के दिन जो गेहूं की कटाई हो जाती है और एक त्यौहार वहाँ मनाया जाता है पंजाब में,
वहाँ पर बड़ा धूमधाम से जलियांवाला बाग जो एरिया था वहाँ पर सभी लोग सभा कर रहे थे, और ऐसे में इनकी गिरफ्तारी को लेकर यानी कि इनको छुड़वाने के लिए एक सभा आयोजित की जानी थी। तो पहले मैं 12 तारीख की बात बता रहा हूँ। 12 अप्रैल को इन्होंने लेटर जगह जगह भेजे, जो भी जितने भी नेता थे छोटे बड़े जितने भी, सबको लेटर भेजे, और एक लेटर गलती से मिस्टर हंसराज के घर पे चला जाता है। हंसराज मैं अभी बताऊंगा कि कौन था, ठीक है। अब ये हंसराज क्या करता है, चुपके से वो लेटर को ले जाता है, दुम दबाते हुए चला जाता है अंग्रेजों के पास में, क्योंकि ये अंग्रेजों का मुखबिर था, ठीक है। अब ये अंग्रेजों को दे देता है कि बोलता है कि भाई वहाँ पर लोग ऐसे ऐसे जन आंदोलन करेंगे और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब अंग्रेज तो बड़ा चालाक थे भैया, वो तो लोमड़ी जैसा देख रहे थे कि भाई कब इनका हमारे फंदे में आए और कब इनका काम तमाम करें, ठीक है। अब वो भेज देते जनरल डायर को, ठीक है। अब जनरल डायर वहाँ पर जहाँ बैसाखी के दिन उत्सव चल रहा होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लगभग शायद 10,000 के लगभग में इकट्ठे हो जाते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की जो गिरफ्तारी थी उसके विरोध में अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जनरल डायर क्या करता है, जितने भी भागने वाले रास्ते होते हैं, ठीक है, उन पर अपने सैनिक यानी कि उस समय पुलिस सैनिक थे, ठीक है, जो कि छोटे छोटे कच्छों में नेकर में जो कि तैनात थे, और अपने .22 की राइफल को लेकर तैनात कर देता है, ठीक है। अब ये या तो आओ गिनता है ना ताव गिनता है, ऊपर से आदेश मिल चुका था, ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा, वो भी डायर था, ये भी डायर था, ठीक है। ये क्योंकि उसका सूबे का मालिक था और वो पूरे पंजाब का मालिक था, ठीक है। ये सेनापति था, वो उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था यानी कि उपराज्यपाल था, ठीक है। वो आदेश देता है इसको कि आप अपनी कानून व्यवस्था संभालिए, आप कुछ भी कीजिए। अब ये आदेश दे देता है कि गोली चला दीजिए, अंधाधुंध फायर किया जाता है 10 मिनट तक, अंधाधुंध, लगभग शायद 1650 राउंड्स फायर किया जाता है। अब इसमें बेचारे निहत्थे मारे जाते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, नौजवान भी होते हैं, तो कुछ भाग जाते हैं। वो वहाँ पर जलियांवाला बाग में, जो कि जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, इसको क्वेश्चन की दृष्टि से याद रखेंगे। तो वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, जो बच जाते हैं बेचारे वहाँ पर कुएं में कूद जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कुआं भी थोड़ी देर में वो पूरा लबालब लाशों से हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण चलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और आज भी दोस्तों यकीन मानिए कि इस कांड को सुनकर या फिर इस कहानी को सुनकर रूह कांप उठती है कि किस तरीके से हमारे जो आज़ादी के सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हमारे लिए कितना लड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये कांड हो जाता है तब एक कमेटी बैठा ली जाती है, और ये मामला पहुंचता है निंदा भारत से लेकर इंग्लैंड तक निंदा की जाती है। हालांकि निंदा इंग्लैंड में बहुत कम मात्रा में होती है, और कुछ अधिकारी जो जज होते हैं वहाँ के, वो यहाँ तक ही बोल देते हैं कि जो ऐसा हुआ वो जो डायर है उसने अपनी निष्ठा, अपनी सेवा, अपनी सर्विस के लिए किया, और ऐसा कुछ नहीं था। और जनरल डायर से पूछा जाता है क्या घायलों को अस्पताल पहुंचाया, तो जनरल डायर का जवाब आता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो अस्पताल गए ही नहीं। अब बेहुदा जवाब था। ऐसे में उस पर मुकदमा चलाया जाता है, फिर उसके बाद में बरी कर दिया जाता है। फिर एक हंटर आयोग, हंटर कमेटी बिठा ली जाती है, और एक तहकीकात कमेटी बैठा ली जाती है। हंटर कमेटी में आपके 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय होते हैं, और तहकीकात कमेटी में टोटल भारतीय होते हैं। हंटर कमेटी दोस्तों 300 कुछ मारे जाने का आंकड़ा देती है, जो कि बोलती है कि 300 कुछ के करीब मारे गए हैं। और जो तहकीकात कमेटी थी वो लगभग आपके 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाने व 300 कुछ यानी 300 कुछ के घायल होने के जो डाटा है वो देती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि जो सारा कांड हो गया, उसके बाद में गांधी जी को खबर पहुंचती है, रविंद्रनाथ टैगोर को खबर पहुंचती है, बड़ा दुखी हो जाते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं, गांधी जी जो अपनी केसर हिंद की उपाधि है वो वापस कर देते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उनको प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन की दृष्टि से आप इसको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे अमर सोनार बांग्ला लिखा है और जनगण मन
भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो वो अपने सर या फिर नाइटहुड की उपाधि को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो ये पूरा प्रकरण था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, अगर जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और यकीन मानिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर नरसंहार था, वहीं से हमारी आज़ादी के बीज इतनी तेज़ी से अंकुरित हुए, इतनी तेज़ी से अंकुरित हुए कि उनको पेड़ बनते हुए, यानी कि फल आते हुए देर नहीं हुई। और हमको उसके जस्ट 28 साल के बाद में वो आज़ादी मिल जाती है, यानी कि 1947 में हम आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। बड़ा क्रूर चीज़ें रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा हम पर। तो इन चीज़ों को अगर और ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं, जैसे कि हर भारतीय के दिल में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, उनकी चीज़ें, उनके युद्ध, उनके लड़ाइयाँ, उनको त्याग, उनका बलिदान हमेशा दिल में रहे। और दोस्तों, मैं उन शहीदों को सल्यूट करता हूं जो कि हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया। हम आज़ाद हैं, हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमारा जो भारत आज है वो कुछ और तरीके से होता, कोई और भारत होता। जिस तरीके से हम आज चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और आज़ादी से सब काम कर रहे हैं जो कि हमको संविधान मिला है, तो हालांकि बहुत सारे देशों से लिया गया है, तो ऐसा संविधान भी नहीं बन पाता और ये जो रूल रेगुलेशन है वो इस तरीके के भारत में नहीं होते, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, सभी भारतीयों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि आप सभी को इस तरीके की जानकारी होती रहे। तो मिलते हैं कभी अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।